अपने घरों का ये सब ऐसे वैसे वगैरह मतलब बहुत ज़्यादा उल्टे सीधे कार्य करवाना, जिसका जब मैंने विरोध किया, बताया उनको अधिकारी को वहाँ पे, तो उन्होंने उल्टा हमें धमकियाँ दी। एक और वाक़या आपके साथ हुआ था, आपकी बीवी जो आपकी वाइफ़ हैं, उनके साथ भी कभी मिसबिहेव किया गया था आपके मामले को लेकर के, जब आपसे मारपीट हुई थी, वो वाक़या क्या है? उपरांत जाते जाते बहुत इतना ज़्यादा टारगेट किया कि लास्ट में उन्होंने मार पिटाई तक पे भी उतर आए, मार पिटाई भी किया, यहाँ तक कि जान से मारने तक का भी प्लान षड्यंत्र किया गया। उसके बाद मैंने अधिकारियों के जूठे प्लेट तक भी धुले हैं, वो मेरे पास उसकी क्लिप है, वीडियो हमने बनाया है। और उसके बाद झाड़ू पोछा जो लगाया वो चीज़ें हैं। आर्मी के जो जवान थे, आपने एक वीडियो क्लिप मुझे दिखाया, उसमें आप साफ तौर पे देखा जा सकता है कि एक जो जिस जवान को देश की रक्षा करने के लिए बनाया, बॉर्डर पे सुरक्षा करने के लिए बनाया गया है, मैं अभी उस वीडियो क्लिप में देखा कि वो नीचे वो झाड़ू पोछा कर रहा है। तो मुझे ये बताइए, हमारे दर्शकों को ये बताइए कि ताकि सब जाने कि आर्मी के जो जवान हैं उनके साथ आर्मी के जो सीनियर अधिकारी हैं वो करवाते क्या हैं? झाड़ू पोछा करवाया जाता है अधिकारियों के घर पे, उनके बच्चों की देखभाल करवाई जाती है, और वहाँ पे भेज के क्या बोलते हैं, जैसे उनके जो चरखे, जो झूले बच्चों को खेलने के लिए लगे होते हैं, वो सब पेंट करवाए जाते हैं। फैमिली क्वार्टर में जाके घास ये सब काटने पड़ते हैं, अपने पैसे की तलवार खरीद के भी झाड़ू अपने पैसे का खरीदना पड़ता है। ये सब 4 महीने के अंदर की बात है। उसके पहले की मैं फ़ोटो अपनी ट्रेनिंग करते हुए फ़ोटो मैं शेयर करूँगा, अभी आप देखना, पूरे आपके जैसे पूरे बाल भरे हरे भरे पड़े। इतना मेंटली प्रेशर, इतना डिप्रेशन दिया गया था, इतना कि मैं उसको बता नहीं सकता। जो चीज़ें होनी चाहिए, जो चीज़ें गलत हैं, जैसे माँ बहन की गालियाँ पहली तो नहीं होनी चाहिए। इंडियन आर्मी ऐसी संस्था जिसमें इतनी महत्वपूर्ण संस्था में, बाकी बहुत सारी संस्थाएं हैं जहाँ गालियाँ नहीं होती हैं। नमस्कार, द पब्लिक रिपोर्टर आप देख रहे हैं। मेरा नाम अरविंद कुमार सिंह है और इस वक्त मैं मौजूद हूँ उत्तर प्रदेश के जौनपुर जनपद में। बाजू में जिस शख्स को देख रहे हैं, पहचान की ज़रूरत नहीं है, नाम में बताने की ज़रूरत है, क्योंकि वो ये जो वर्दी में आप देख रहे हैं तो समझ सकते हैं कि ये कोई जवान है जो देश की सेवा करने के लिए ये वर्दी धारण किया, मेहनत किया और इस ग्रामीण क्षेत्र से निकल करके सोचा कि हम देश की रक्षा करेंगे, इसलिए इन्होंने आर्मी ज्वाइन की। इनके बारे में हमें जब पता चला कि इनके साथ शोषण हो रहा है, इनके साथ शोषण किया जा रहा है, इनसे देश की सेवा कराने की बजाय घर में घरेलू काम कराया जा रहा है, अफसरों के घर में पोछा लगवाया जा रहा है, तो बहुत तकलीफ़ हुई। तकलीफ़ इसलिए हुई कि हर वो युवा चाहता है कि हम आर्मी ज्वाइन करें और देश की रक्षा करें। जाहिर सी बात है कि जब ये देश के जवान जब सीमा पर हम सुरक्षा करते हैं देश की, तो हम चैन से अपने घर परिवार के साथ चैन की नींद सोते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं। लेकिन ऐसे लोगों के साथ अगर इस तरीके से कार्य हो, देश की रक्षा करवाने की बजाय अपनी रक्षा करवाई जाए, पर्सनल सिक्योरिटी के तौर पे इस्तेमाल किया जाए, तो सवाल तो उठता ही है। ज़्यादा देर ना करते हुए सीधे मुद्दे की बात करते हैं और समझते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि इन्होंने अपना त्यागपत्र दे दिया कि हमें ये नौकरी नहीं करनी है। जिस नौकरी को पाने के लिए इन्होंने न जाने कितनी मेहनत किया होगा, इनके माता पिता न जाने किस परवरिश में इनको ढाला होगा और ये प्रेरणा दी होगी कि तुम्हें देश की सेवा करना है, जवान बनना है। और वो जवान जब बन जाता है तो महज कुछ ही दिनों बाद देश की रक्षा करने से वो कतराता है। कतराता इसलिए कहा जाता है कि उसने रिजाइन कर दिया, यानी कि मुझे देश की सेवा नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, सवाल है। तो सीधे बात करते हैं। सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी को जय हिंद बोलता हूं, सभी को राम राम बोलता हूं। आर्मी की बात आती है, जहां हम भी जब आप जैसे जवान को देखते हैं तो पहले सैल्यूट मारते हैं, इसलिए कि गर्व होता है कि आप हमारे देश के सेना हैं, सैनिक हैं, आर्मी ज्वाइन किए हैं और आर्मी है। जब आप देश की रक्षा करते हैं तो हम चैन से सोते हैं। आप ना हो तो शायद इतिहास है कि कोई चैन सुकून से नहीं रहेगा। यहाँ तक कि यहाँ की जो भी मतलब विभाग है, सबसे अगर तवज्जो दिया जाए तो आप ही होते हैं, आर्मी के जवान। लेकिन आप महज कुछ ही दिनों में रिजाइन कर दिया, क्या वजह रही? इसकी वजह यही रही कि जो वहाँ की प्रताड़ना होती है, जो प्रताड़ना तो बात की बात है, सबसे पहला मेन मुद्दा ये है कि वहाँ पे जो हमारी सुरक्षा प्रशिक्षण, जो सुरक्षा व्यवस्था है, जो प्रशिक्षण, जो सिखलाई है, जो मेन मोटो है, उन चीज़ों को न करा के और अपने घरों का ये सब ऐसे वैसे वगैरह मतलब बहुत ज़्यादा उल्टे सीधे कार्य करवाना, जिसका जब मैंने विरोध किया, बताया उनको अधिकारी को वहाँ पे, तो उन्होंने उल्टा हमें धमकियाँ दी। बोला तेरा मुंह क्यों खुल रहा है, लोग कर रहे हैं, तुझे कहाँ प्रॉब्लम आ रही, तुम लोग लड़ाई के लिए नहीं हो, इसीलिए हो। ऐसे ऐसे बहुत कुछ, न जाने तू प्रधानमंत्री का लड़का है, किसका तू मुख्यमंत्री का लड़का है, एमएलए का है, किसी आईपीएस आईएएस के घर का है, क्यों तेरा मुंह खुल रहा है, ये सब चीज़ें बोली गई। उसके उपरांत उसे लेके टारगेट किया गया। उसको लेके टारगेट करने पे मुझे हर जगह टारगेट किया गया, हर जगह मेरी आवाज़ को दबाया गया। मैंने यहाँ तक कि वो जो सीओ
सैनिक सम्मेलन होता है, दरबार होता है, उस दरबार में भी मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया था, सर एक तो फौज के अंदर जो हर बात पे माँ बहन की गालियाँ दी जाती हैं वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए, और दूसरी ये कि जो हमारा प्रशिक्षण है वो साथ में होना चाहिए, क्योंकि हम उसी की रोटी खाते हैं, वही उसी लिए हम वर्दी पहने हैं, इसीलिए हमें पेमेंट मिलती है। ये चीज़ों को लेके मैंने जब ये बताया तो उन्होंने सीधा मेरे ऊपर कि तेरा मुंह क्यों खुल रहा है, इन सब चीज़ों को लेके टारगेट किया, जिसकी बाद में उपरांत जाते जाते बहुत इतना ज़्यादा टारगेट किया कि लास्ट में उन्होंने मार पिटाई तक पे भी उतर आए, मार पिटाई भी किया, यहाँ तक कि जान से मारने तक का भी प्लान षड्यंत्र किया गया, जिसकी वजह से गार्ड भी लगा कर रखी गई मुझे। फिर इन सब चीज़ों की जब रात को मैं किसी तरीके से अपना जान बचाकर अपने यूनिट में गया, वहाँ भी मैं अपने ये सब जब घटनाएं घट रही थी तो उसके बीच में भी मैंने अपने यूनिट में बताया था अधिकारियों को कि सर ऐसे ऐसे हो रहा है, मैं बहुत प्रताड़ित हो चुका हूँ, बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका हूँ, जिसकी वजह से मेरा दिल कर रहा है कि मैं आप लोगों को सबके नाम पे लेटर लिख के मैं आत्महत्या कर लूँ। तो उन्होंने हमें ये आश्वासन दिलाया कि मतलब यूनिट की इज्जत और अधिकारियों के आदेशों का पालन, ये चीज़ें आप करिए, हमारे सीओ साहब जल्द से जल्द आप वहाँ बात करेंगे अगर ऐसा कुछ है। लेकिन उन्होंने बस आश्वासन मात्र दिलाया। उसके बाद जब ये चीज़ें घटित होने लगी, उसके बाद मैंने अधिकारियों के जूठे प्लेट तक भी धुले हैं, वो मेरे पास उसकी क्लिप है, वीडियो हमने बनाया है, और उसके बाद झाड़ू पोछा जो लगाया वो चीज़ें हैं। लेकिन उन सब चीज़ों को लेके इन लोगों ने बाद में जब ये ऐसा किया, मेरे जान का मतलब जान से मारने तक का इन लोगों ने वो किया, क्योंकि मैं बोल रहा था इन लोगों के अगेंस्ट, जब ये लोग गलत करा रहे थे तो ये लोग बार बार वही सवाल कर रहे थे कि सब कर रहे हैं, तू क्यों बोल रहा है। तो मैं वही बोला, सर मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि ये चीज़ें गलत हैं, जो प्रशिक्षण जो सिखलाई है, जो व्यवस्था है जिसकी हम वो खा रहे हैं वो तो होना ही चाहिए। मान लो साथ में वो कार्य थोड़ा बहुत चलता है, लेकिन ये चीज़ें होनी चाहिए। लेकिन वो चीज़ें न करा के वो लोग एडम में भेज देते थे कहीं किसी के घर पे वर्किंग करने के लिए, काम करने के लिए, और वहाँ पे हमारा जो पी लगा देते थे। तो ये चीज़ें जब मैं सीईओ को बताया था तो वही चीज़ें सीईओ को नागवार गुजरी थी, क्योंकि ये मेरे ऊपर उंगली उठा रहा है, मेरे ऊपर प्रश्न चिन्ह उठा रहा है। तो जब मैं अपने वहाँ से जान बचाकर अपनी यूनिट में आया तो यहाँ भी किसी ने मेरी बात को नहीं सुना। इन्होंने फिर मुझे वहीं जाने के लिए बात कही थी। जब मैं नहीं गया, अपने वहाँ के यूनिट के अधिकारी मुझे एक्सेप्ट नहीं किए, मुझे बाहर गेट पे ही खड़ा करके रखा गया बहुत 2-2.5 घंटों तक। फिर मैं कोर के जो हमारे वहाँ के कोर के जो सीएसओ साहब थे उनसे मैंने बात किया था कि सर ऐसे ऐसे घटनाएं घटित हुई हैं, मैं वहाँ से चल के यहाँ आया हूँ और अपनी जान बचाकर अभी ये लोग मुझे अंदर नहीं ले रहे हैं, तो मैं आपसे चाहता हूँ कि तो मुझे अंदर लिया जाए, कि तो फिर नहीं तो मैं जा रहा हूँ, मैं घर जा रहा हूँ, अभी मेरे से नहीं हो पाएगा, मैं वहाँ अपनी फिर जान अभी दोबारा तो नहीं जाऊँगा क्योंकि वहाँ जान का खतरा है। तो उन्होंने फिर बोला ठीक है आप कहाँ वेट करो अभी बताते हैं। उसके बाद बातें ऐसी हुई, बात करके मुझे अंदर तो किया गया, लेकिन जब मैं बार बार उन सब चीज़ों के लिए जांच के लिए उन सब चीज़ों का बार बार अधिकारियों को लिखित में दिया, बताया, लेकिन वो लोग कहीं कोई कार्रवाई नहीं किए, बस आश्वासन देते रहे कि ठीक है पहले उधर से लेटर आने दो, पहले उधर से लेटर आने दो। लास्ट में जब मैं छुट्टी तक भी मांगा तो मुझे छुट्टियाँ तक भी नहीं दी गई, छुट्टियाँ तक भी नहीं दी जा रही थी। बोला तेरा अभी केस चल रहा है। तो मैंने वहाँ भी बोला था एक बार कि सर मैं मर्डर थोड़ी किया हूँ, मैं इतना परेशान हूँ, मेरे घर वाले रो रहे हैं, इतना सब कुछ सारी चीज़ें वो जान रहे हैं, बहुत परेशान है, एक बार मिल के आने दो। मैं तो खुद ही लिख के दे रहा हूँ कि इसकी जांच होनी चाहिए, दोषी को वो होना चाहिए, सज़ा होनी चाहिए। लेकिन उन्होंने उन सब चीज़ों को टालते रहे। फिर बाद में मैं छुट्टी जब मांगा तो मुझे ये बोला गया कि ठीक है, पहले तो दी नहीं जा रही थी। 2IC मैडम ने, जो हमारी वहाँ की मैडम है, 2IC मैडम है, सेकेंड इन कमान, उन्होंने ये बोला कि ये जो लोग चाह रहे हैं कि हम फौज को बदल देंगे, वो एक कान खोल के सुन लें। ख़ास तौर से मुझे बोलिए कि तू कान खोल के सुन ले, मेरी 3 पुश्तें हैं फ़ौज में, मेरी 3 पुश्तें हैं फ़ौज में, और तू जो सोच रहा है कि फ़ौज को बदल देगा तो ये अपने दिमाग से निकाल देना। तो ये बार बार ट्रेनिंग सेंटर में भी ये चीज़ बोली गई थी, जैसा कि उसकी भी एक क्लिप है, मैंने बनाया था, वो भी है, मैं आपको शेयर कर दूँगा। ये बार बार ये चीज़ बोली जाती थी कि तू फ़ौज को बदलने की कोशिश कर रहा है, तू फ़ौज को क्यों बदलना चाह रहा है, तू फ़ौज को बदल देगा। ये बार बार ऐसे वर्ड जो बोले जा रहे थे, उससे भी ये हो रहा था कि ये चीज़ें क्यों ऐसी चलती रहनी चाहिए, जो अपराध है वो ऐसे होना चाहिए। और जो ये सब चीज़ों को लेके जब मैं बोला बार बार, तो उन्होंने ये हमें छुट्टी, ये आश्वासन देके पहले तो भेज नहीं रहे थे, बाद में जब भेजा तो ये बोला कि जैसे ही उधर से लेटर आएगा, जो चीज़ें होंगी तुझे रिकॉल कर लिया जाएगा। लेकिन मेरी छुट्टी बीतती गई, मैं लास्ट में जब मेरी छुट्टी ख़त्म होने वाली, अभी मेरे पास कोई ड्रेस नहीं, कुछ कपड़ा, मेरा फ़ोन मोबाइल तक भी अभी वहीं पे है, सब उन लोगों ने छीन लिया था, जो चीज़ें वहीं पे हैं सब। तो मैं लास्ट में जब मेरी छुट्टी बीतती गई, जब मुझे रिपोर्ट करने का टाइम आया, तो मैं पूछा सर क्या हुआ, केस का कुछ पता नहीं चला, आप लोगों ने फ़ोन भी नहीं किया, अभी मैं कैसे ऐसे ही, थोड़ी मेरे पास कुछ है भी नहीं।
बोला वो तो केस रफा दफ़ा हो गई। मैं बोला सर ऐसे कैसे केस रफा दफ़ा हो गई, मैं तो कब से दे रहा हूँ, कब से कर रहा हूँ। बोला यार वो जाओ अपना ड्रेस व्रेस ले लो। मैं बोला ठीक है सर, मेरी आप छुट्टी बढ़ाइए, मैं कितनी बार लिख के दिया हूँ, आप मेरी छुट्टी बढ़ा दीजिए थोड़ा। तो फिर से उन्होंने मेरी जो छुट्टी जो बची थी मेरी, वो छुट्टी उन्होंने बढ़ाई। फिर मैंने एप्लीकेशन लिखा, अपनी यूनिट को लिखा, और राष्ट्रपति महामहिम राष्ट्रपति महोदय जी को लिखा, रक्षा मंत्री महोदय जी को लिखा, अपने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को भी लिखा। फिर उसके बाद सिग्नल कोर के मेन अधिकारी जो थे उनको भी लिखा, अपनी यूनिट को फिर से लिखा, लेकिन उसका भी कोई रिप्लाई मुझे नहीं आया। आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई? अभी तक कोई नहीं, अभी तक नहीं, जैसे 10 तारीख तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। अच्छा, वो 10 मार्च तक, लेकिन 10 मार्च को एक फ़ोन आया, बोला तू कब तेरी छुट्टी कब, एक दिन का डिफरेंस आ रहा था कि उन लोगों के मुताबिक मेरे मुताबिक। तो उस चीज़ों को उन लोगों ने पूछा कि तू कब आ रहा है। मैं बोला सर मेरी छुट्टी 12 को ख़त्म हो रही, 12 को। तो बोले ठीक है, ऐसी यही सब बातें हुई। तो वो बोले 12 को। तो जब कहीं से कोई घंटी नहीं बजी हुई इंसाफ की, तो एक बार मैं तो उन्हीं अधिकारियों के खिलाफ़ बोल के अपनी जान बचाया ही था। तो दोबारा फिर वहाँ पे बिना कवर के मैं जा नहीं सकता था, जिसकी वजह से जब मैं लास्ट में कहीं से कोई इंसाफ मिलने का वो नहीं हुआ, तो 12 तारीख को मैंने उनके व्हाट्सएप पे पहले अपना त्यागपत्र दिया, और उसके जस्ट अगले दिन मैंने रजिस्ट्री कर दिया सभी को, प्रधानमंत्री महोदय जी को, राष्ट्रपति महोदय जी को, और उसके बाद अपने रक्षा मंत्री महोदय जी को, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री महोदय जी को, राहुल गांधी जी को, राष्ट्रीय कांग्रेस राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी जी को भी, और साथ में उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी को भी भेजा। और ये सब चीज़ें हो गई। तो उसके बाद मुझे अगले दिन मैंने खुद कॉल किया, मैं बोला सर ऐसे ऐसे है, मैंने रजिस्ट्री भी कर दिया है। और तो उन्होंने ये बोला कि तो भाई जब इस्तीफ़ा ही देना है तो आके दे दे। मैं बोला सर मैं ऐसे कैसे आ सकता हूँ, इतनी आप ही लोगों के खिलाफ़ मैं बोल रहा हूँ। फिर मैं आप ही लोगों के वहाँ एक बार तो जान मैं बचा के किसी तरह तार फाड़ के आया। आपको डर था कि मतलब कहीं ना कहीं मेरे साथ आवाज़ को दबा दिया जाएगा, ये डर था कि जो वो मेरी आवाज़ नहीं, वो हमारे जवानों की आवाज़, वो पीड़ा, जो दर्द उनको, मतलब जो आज कब से वही बताइए कि मतलब क्या क्या जो आपके साथ जो भी और भी आर्मी के भाई थे, आर्मी जो जवान थे, आपने एक वीडियो क्लिप मुझे दिखाया, उसमें आप साफ तौर पे देखा जा सकता है कि एक जो जिस जवान को देश की रक्षा करने के लिए बनाया, बॉर्डर पे सुरक्षा करने के लिए बनाया गया है, मैं अभी उस वीडियो क्लिप में देखा कि वो नीचे वो झाड़ू पोछा कर रहा है। तो मुझे ये बताइए, हमारे दर्शकों को ये बताइए कि ताकि सब जाने कि आर्मी के जो जवान हैं उनके साथ आर्मी के जो सीनियर अधिकारी हैं वो करवाते क्या हैं। यही तो मैं बता रहा हूँ आपको कि जवानों को ऐसे रखा जाता है। जो हमारे वहाँ के कंपनी कमांडर, जो हमारे मेन ओसी थे, उन्होंने हमें मुजरिमों के जैसे हमें खड़ा करके हमारे ऊपर सवाल पे सवाल दागा। पहले वो हमारी बातों को, हमारे इनको न सुन के पहले वो हमें सवाल पे सवाल दागते गए, मतलब मेरे को पहले फंसाने के लिए। फिर उसके बाद उन्होंने जब उन चीज़ों को, जैसे जब मैंने अपनी बातें बताना शुरू किया तो उन्होंने कॉल रिकॉर्डिंग किया। मैंने उनको बोला सर ये आप कॉल रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि अरे भाई सुन, पहले मैं उन केसों में नहीं पढ़ना चाहता, मेरे कान से दब गया है। मैं जब वो सुना तो मैं चीज़ों को समझते हुए उनको बताया कि सर ऐसे ऐसे। मैं ट्रेन में चल रहा था, सफ़र करते हुए उनको 1.5 घंटे बात किए वो मेरे से इन सब चीज़ों को, और वो उसको रिकॉर्डिंग भी शायद किए वो, हाँ। लेकिन मुझे ये बोले कि नहीं वो मेरे कान से दब गया, क्योंकि पहले जब तक आप पूछ रहे थे अपनी लैंग्वेज में, भाषाएँ से, तब तक तो आपकी रिकॉर्डिंग कान से नहीं दबी थी। लेकिन जब मैंने बताना शुरू किया तो वहाँ पर रिकॉर्डिंग उनके कान से दबी थी। तो हो सकता है मैंने भी भाई अपने सेफ्टी के लिए मैंने अपना फ़ोन परमानेंटली कॉल रिकॉर्डिंग में डाल रखा था, क्योंकि ऐसी जघन्य घटनाएं हमारे साथ घटती जा रही थी। तो इसलिए, क्योंकि मेरा कोई प्रूफ, कोई विटनेस, कोई साथी था नहीं, एक फ़ोन के सिवा और कुछ भी नहीं था। तो वो फ़ोन भी मेरा वहाँ पे छीन लिया गया। जो बची खुची कुछ चीज़ें थी जो मैंने दूसरे फ़ोन पे भेज दिया था, वो चीज़ें मेरे पास अभी आज हैं, वही चीज़ें मैंने आपको दिखाया है। तो घटनाएँ ऐसी, उन्होंने ही हमें बताया, बोला ये जो संस्था है, ये जो बनाई गई है इंडियन आर्मी, ये ब्रिटिश जब हुकूमत थी तब की बनी हुई संस्था है। तो इसमें क्या था, जो इंडियन थे वो जवान थे, जो भारतीय सोल्जर थे वो पूरे जवान थे, और जो अंग्रेज़ थे, जो ब्रिटिशियन थे वो अधिकारी थे। बोले उस हिसाब से ये संस्था बनाई गई है। तो अगर मैं चाहूँ तो तुझको इतना परेशान कर सकता हूँ कि तेरा मुंह ना खुले, लेकिन जितना कम कर रहे हैं तेरा उतना मुंह खुल रहा है। लेकिन खैर छोड़ उन सब बातों को, तेरे साथ ये क्या हुआ, वैसे क्या हुआ, मतलब यही सब चीज़ें। तो उसमें मेन मोटो ये है कि हमारे साथ जैसे झाड़ू पोछा करवाया जाता है अधिकारियों के घर पे, उनके बच्चों की देखभाल करवाई जाती है, और वहाँ पे भेज के क्या बोलते हैं, जैसे उनके जो चरखे, जो झूले बच्चों को खेलने के लिए लगे होते हैं, वो सब पेंट करवाए जाते हैं। फैमिली क्वार्टर में जाके घास ये सब काटने पड़ते हैं, अपने पैसे की तलवार ख़रीद के भी झाड़ू अपने पैसे का ख़रीदना पड़ता है। ये सब चीज़ें जो होती हैं, यही सब चीज़ों को
जो एक जवान के साथ करवाना बहुत ही गलत, वो भी खास तौर से सिग्नल कोर का बैकबोन ऑफ सिग्नल कोर, मतलब टीटीसी कहे जाने वाला, जो कि रीढ़ की हड्डी कहा जाता है सिग्नल कोर का, वो ट्रेड हमारा। जैसे सिविल में मोबाइल कम्युनिकेशन होता है, वैसे ही सेम अंदर हमारा फौज की कनेक्टिविटी को जोड़ने का ट्रेड है। उन जवानों से ऐसे कार्य करवाए जाना, उनको मजबूर किया जाता है 24 घंटे ड्यूटी के नाम पे कि 24 घंटे ड्यूटी के लिए आया है, दिन रात उनको ड्यूटियां लगा के परेशान किया जाता है वो सब कार्य करवाने के लिए। तो जवान लास्ट में मजबूर होते होते उसको ना सोने दिया जाता है, ना जगने दिया जाता, मतलब ना तैयार होने, ये सब चीज़ों से वो परेशान होकर लास्ट में कुछ ऐसे जवान हो जाते हैं जो वही चीज़ें करना पसंद भी करते हैं मजबूरी में कुछ 4-5%, 7% लोग ऐसे मजबूरी में करना शुरू कर देते हैं, और उन्हीं को लेके फिर वो चीज़ें 40-50% फौज पे भी लागू हो जाती है, क्योंकि वो कर रहा है तो तू कैसे नहीं करेगा भाई। वो ये चीज़ें बनाई गई, ऐसी संस्था वो है कि वहाँ पे मुंह खोलना बहुत ही मुश्किल है। ये तो मैंने कैसे कैसे अपनी जान को दाव पे लगाकर ये चीज़ें, जो आपके पास जो 2-4 प्रूफ दिखा रहा हूँ, जो चीज़ें हैं, जैसे जिस घटनाओं को मैंने झेला है उसी का ये प्रारूप है। देख लो मेरे सर पे एक भी बाल नहीं है, एक भी बाल बचा नहीं है। पिछले ये 3-4 महीने के अंदर की बात है। उसके पहले की मैं फ़ोटो अपनी ट्रेनिंग करते हुए फ़ोटो मैं शेयर करूँगा, अभी आप देखना, पूरे आपके जैसे पूरे बाल भरे हरे भरे पड़े। इतना मेंटली प्रेशर, इतना डिप्रेशन दिया गया था, इतना कि मैं उसको बता नहीं सकता। वो चीज़ें इतनी, अभी उसके लिए बहुत टाइम चाहिए बताने के लिए। किससे किससे आपने न्याय की गुहार लगाई? क्या लगता है कि न्याय मिल सकता है आपको, या फिर जो देखिए न्याय ना मिले अलग मैटर है, वो तो हम समझ सकते हैं इस बात को। जैसे आपने मीडिया का सहारा लिया, मीडिया आपको कवर कर रही है। मीडिया का मैंने सहारा नहीं लिया, मैंने कुछ चीज़ें अपने सोशल मीडिया पे डाल रखा था। जैसे बाद में ये देने के बाद जैसे कुछ चीज़ें, तो कुछ लोग अगल बगल वाले थे, उन्होंने पूछा कि भाई आप क्यों नहीं जा रहे हैं, क्या ऐसा, कुछ लोग बोल रहे हैं कि आप भाग आए हैं। मैं बोला ऐसा कुछ नहीं है, ये मैंने यहाँ पे ऐसे ऐसे जो चीज़ें, जो घटनाएं हमारे साथ घटी हैं, उसकी जांच के लिए मैंने जो दिया था, वो चीज़ें वहाँ से मुझे उसका न्याय नहीं मिला है, जिसकी वजह से मैं अपना त्यागपत्र दे दिया हूँ। तो वो चीज़ें पेपर में, दैनिक जागरण, हिंदुस्तान, अमर उजाला वगैरह जितने पेपर थे उन अखबारों में आया। तो वो अखबारों में आने के बाद ये मीडिया मुझे कवरेज कर रही है। ऐसे आपके जैसे कई लोग आए थे, वो यहाँ से क्लिप लेके गए, लेकिन उनको चलाया ही नहीं। तो हम तो कहीं नहीं किसी के पास गए कि नहीं भाई वो मेरी क्लिप चला दो, मेरी क्लिप चला दो। लेकिन उसके बाद उसी चीज़ को देख के फिर कुछ लोग आए, तो वो ले जाके उन क्लिप को चलाए। तो वो जो गए थे, मैं पूछा कि क्या हुआ, तो उन्होंने बताया कि मुझे आदेश है कि इन चीज़ों को रोक दिया जाए, अभी इन चीज़ों को नहीं चलने दिया जाए। वहाँ पे बहुत जांचें बैठ गई, बहुत माहौल गर्म हो गया। तो मैं उनको फिर भी एक सवाल किया था कि जांचें कैसे हो रही हैं, कौन सी जांचें हो रही हैं, अंदर अंदर जांचें हो रही हैं, कैसी जांचें। वो चीज़ें, जब न्याय की बात हो, जवानों के न्याय की, भारतीय सुरक्षा व्यवस्था की बात हो, जो प्रशिक्षण, जो सिखलाई की बात हो, तो वो चीज़ें उस हिसाब से जांच होनी चाहिए कि हमारे भारतीय सेना के जवानों को, हमारी भारत माँ की सुरक्षा व्यवस्था को, वो नींव को, जो कड़ी है, उसको मजबूत होना चाहिए और मजबूत किया जाना चाहिए। हो सकता है एक क्षण मात्र के लिए ये चीज़ें आज गलत लग रही हों कि मैंने भारतीय सेना के उन अधिकारियों पर ब्लेम कर रहा हूँ, लेकिन ये जब चीज़ें जब सही हो जाएंगी तो भारतीय सेना की जो सुरक्षा व्यवस्था, जो कड़ी है, जो नींव है, वो आने वाले समय में और मजबूत होगी, जिससे हमारे देश की सुरक्षा व्यवस्था और मजबूत होगी, और जो ये इंडियन आर्मी सर्वोत्तम बल है, ये और पटल पर जाएगा। मेरा यही कहने का मतलब, महत्व पूरा जोर देकर इस बात को कहने का, रखने का यही महत्व है। समझ सकते हैं कि मतलब इनका साफ तौर पे ये कहना है कि इन्हें पर्सनल अपने से वो मतलब नहीं है कि नहीं मुझसे कराया जा रहा है। ये चाह रहे हैं कि इंडियन आर्मी जिस लिए बनी है, जिसके लिए उसका निर्माण हुआ है और जो उसका कार्य है उसको करे, उसको उस आर्मी से वही करवाया जाए जिसके लिए वो बनी हो, न कि घर की पर्सनल साफ और सफाई। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, ये कब से, मतलब आप इस चीज़ों का कब से सामना कर रहे हैं, कितने दिनों से कर रहे हैं सामना? मैं वही 24 सितंबर को जब कोर्स में गया था, 24 सितंबर 2022 को कोर्स में गया, 1-1.5 वीक समथिंग बीते थे, 1-1.5-2 वीक हुआ था। उसी के बाद से वो चीज़ें वहाँ इतनी अलग तरीके से, इतनी ज़्यादा क्रिएट, जैसे ऐसे लगता था कि अभी हम कल ही घर से आए हैं, कल ही घर से हमने फौज में कदम रखा है, हमें कंट्रोल किया जा रहा है मार पीट के, नहीं तो हम कहीं भाग, ऐसे मतलब जैसे पता नहीं क्या समझ के, ऐसा माँ बहन की हर बात पे माँ बहन की गालियाँ दी जाती थी। तो हाँ, तो यहीं से मेरी वो शुरुआत हुई थी। वही मैं सीओ को जाके वहाँ के बताया था, 4TTR के कर्नल वेलू मुरुगन जबलपुर के। उन सर को मैंने जब ये चीज़ें बताई तो उन्होंने उस चीज़ों का विरोध, मतलब कि तू मेरे ऊपर उंगली उठा रहा है, और वो चीज़ें भी सही रही। उन्होंने ये बोला तू मेरा दरबार अटेंड नहीं किया,
तो मैं दरबार में 600 जो 500-600 मैक्सिमम स्ट्रेंथ जो होती है, उस स्ट्रेंथ में मैं खड़ा होके मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया था कि सर मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ। लास्ट में जब पूछा जाता है किसी की कोई पॉइंट है, तो उस टाइम पे मैं खड़ा होकर उनसे रिक्वेस्ट के तौर पे बोला था, सर मेरा एक रिक्वेस्ट है, जो चीज़ें होनी चाहिए, जो चीज़ें गलत हैं, जैसे माँ बहन की गालियाँ पहली तो नहीं होनी चाहिए। इंडियन आर्मी ऐसी संस्था जिसमें इतनी महत्वपूर्ण संस्था में, बाकी बहुत सारी संस्थाएं हैं जहाँ गालियाँ नहीं होती हैं, और अगर हो तो भी एक लिमिट में होनी चाहिए, इतनी भी नहीं कि हर बात पे गालियाँ हो ही क्यों। नहीं, वही चीज़ें, लेकिन उनको ये सब चीज़ें बुरा लगी। बोला तू अपनी गलती एक्सेप्ट कर रहा है। मैं बोला सर वो हमारे 42 बंदों को छोड़ दो जिनको आप हमारी वजह से परेशान कर रहे हैं, प्रताड़ित कर रहे हैं। मैं आपको बोला हूँ कि नहीं सर चीज़ें गलत ऐसे करा रहे हो, तो आप मुझे जो पनिशमेंट देना है आप वो कर लो। नहीं मैं इनडिसिप्लिन डिफ़ाल्टर हूँ तो आप मेरे यूनिट भेज दो और उन 42 को छोड़ दो, क्योंकि उसमें से कुछ बंदे इतना परेशान हो चुके थे कि वो मेरे ऊपर ही उंगली उठाने लगे थे। बोले कि तू सीओ को सॉरी बोल दे, नहीं तो तेरी वजह से हम लोगों को हमारी हाँ हमें पनिशमेंट मिल रही। तो उसमें कुछ बंदे ऐसे बोल रहे थे, बोला मेरे ऊपर 10 केस चल रही है, तेरा कत्ल कर दूंगा, एक और चलेगी। तो वो उनकी भी गलती नहीं थी, उनको इतना परेशान किया जा रहा था, इस वजह से वो ऐसे मतलब प्रताड़ित होकर बोल रहे थे। तो वहीं से मेरी इन सब चीज़ों को लेके मतलब बातें चलती रही। वो बेरोकबेर ये लोग बढ़ाते गए। लास्ट में जब ये लोग मुझे वहाँ से, जब मैं अपनी जान बचा के निकल के अपनी यूनिट आ गया, उन सब चीज़ों का कुछ प्रूफ हमारे पास रह गया, तो इस वजह से जब इनको मैं बार बार बोलता रहा, तो ये सारे अधिकारी यहीं से जाते हैं, ये सब चीज़ें देखते हुए जाते हैं। तो ये कैसे एक अधिकारी के खिलाफ़ बोल सकता है, विरोध कर सकता है। दिक्कत इस बात की आ रही है, इसलिए हमारी बातों को सुना नहीं गया। हाँ, ये चीज़ें अभी वहाँ से सुनी जा सकती हैं अगर सरकार हमारे जवानों के दर्द को समझते हुए, भारत माँ की सुरक्षा को समझते हुए, व्यवस्था को जो सिखलाई प्रशिक्षण के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, अगर इसका सही अगर निष्पक्ष जांच कराई जाए तो पता चलेगा कि वाकई कितने पीड़ा, कितने दर्द में हमारे जवान आज की डेट में जी रहे हैं। वो तब वहाँ से चीज़ें निकल कर आएंगी। बाकी अभी समझ सकते हैं कि मतलब इन्होंने वो चीज़ें देखा है, जवानों के साथ जिस तरह से व्यवहार किया जाता है उसको इन्होंने महसूस किया है, क्योंकि उससे खुद भुक्त हो गई हैं। और ये चाहते हैं कि मतलब हमारी तो जो हुआ हमारे जवानों के साथ इस तरीके से ना हो, ऐसा कोई कानून बनाया जाए, ऐसी कोई जांच बैठाई जाए ताकि इस तरीके के हालात आने वाले समय में ना हो। अगर यही कंडीशन इंडियन आर्मी की रही तो हमारे देश के जो युवा जो ये सपने देखते हैं कि मैं इंडियन आर्मी में जाऊँगा और देश की रक्षा करूँगा, वो कभी जाने के लिए नहीं सोच सकते। और ऐसे में इस तरह की खबरें अगर सामने आएंगी तो हर वो माँ बाप नहीं चाहेगा कि हमारा बेटा इंडियन आर्मी में जाए और देश की रक्षा करे, क्योंकि यहाँ से वो जा रहे सपने लिए कि देश की रक्षा करूँगा, लेकिन वहाँ पर किसी और की रक्षा कराई जा रही है। एक बात और आपसे जानना चाहेंगे, जैसे कि बात मीडिया की आई, तो क्या लगता है कि आपको मीडिया कवर कर रही है तो भरोसा है? तो वो तो मैं आपको पहले ही बताया कि कुछ लोग आए थे, वो लेके गए यहाँ से क्लिप, लेकिन जब वो जिस दिन पेपर में न्यूज़ में निकला था उसी दिन वो लोग आए थे। लेकिन वो लोग लेके गए तो उनसे मैंने पूछा भी था कि वो इसलिए बोले थे कि वो न्यूज़ पे टीवी पे प्रसारित होगा और उसको कम से कम शब्दों में बता दिया जाए। समझ लीजिए, खबर चली नहीं, उस खबर को उन लोगों ने खबर चली नहीं और उनके पास मैसेज आया कि मतलब हमें रोक लगाया गया। अरे जब रोक लगाया गया है तो छोड़ दो इस तरह से काम करना ही। ऐसे मीडिया वालों को मैं एक बार कहूँगा, ऐसे रिपोर्टरों को कहूँगा कि अगर उन्हें कवरेज नहीं करना है, नहीं दिखाना है, तो किसी की भावनाओं के साथ वो खेले ना, क्योंकि मीडिया से आज देश के लोगों की उम्मीदें हैं कि अगर चारों तरफ से वो हार जाता है तो मीडिया का सहारा लेता है, बताता है कि मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, लेकिन ऐसे लोग कवर किया और नहीं चलाया। शर्म वाली बात है। एक और वाक़या आपके साथ हुआ था, आपकी बीवी जो आपकी वाइफ हैं उनके साथ भी कभी मिसबिहेव किया गया था आपके मामले को लेकर के, जब आपसे मारपीट हुई थी, वो वाक़या क्या है? वो वाक़या यही था, वो जैसे जब ये सब चीज़ें घटनाएं घटित हो रही थी, तो मैं जैसे जब समय मिलता था बात करता था तो थोड़ा परेशान होता था इन सब चीज़ों को लेके। तो बाद में जब उसको पता चला तो वो बोली थी कि मैं आ रही हूँ मिलने के लिए। तो मैं बोला अभी किस लिए आ रही हो? मेरी फर्स्ट एनिवर्सरी 21 नवंबर को थी। तो वही चीज़ मैं उसको बोला था कि उसी टाइम पे आ जाना, हम यहाँ कोर्स करने आए हैं, यहाँ पिकनिक थोड़ी मनाने के बार बार आप आओगे, यहाँ पे मिलता रहेगा ऐसा मौका। उस समय अगर हम आउट पास ये सब चीज़ें प्रोसीजर के थ्रू मांगेंगे, अगर मिल जाएगा तो उस टाइम पे आ जाना। तो उसी समय वो चीज़ें वो उसी 20 नवंबर को पहुंची थी और 21 नवंबर को मेरी मैरिज एनिवर्सरी थी। लेकिन वहाँ पे चीज़ें को टारगेट करके हमारे साथ षड्यंत्र करके
वो हमारे साथ मार पिटाई और हमारा फ़ोन छीना गया और उसके ऊपर भी चीखा चिल्लाया गया। आपकी वाइफ बता रही है कि मेरी आंखों के सामने आपको मारा जा रहा था। जी जी, वो तो कर्नल सर को, हमारे जोधपुर वाले जो हमारे 12 CSR के जो हमारे कर्नल CO साहब थे, उनको फ़ोन करके भी वो बताई थी, तो उसकी भी रिकॉर्डिंग उसके पास, वो आपको मैंने अभी सुनाया ही था। तो वो चीज़ें हैं हमारे पास, वो प्रूफ होने की वजह से ही तो ये जांच को टालते गए। लास्ट में इन्होंने हमें ये बोला कि इस चीज़ को रफ़ा दफ़ा उन लोगों ने कर दिया, आप भी जाओ अपना सामान वामान ले लो, रफ़ा दफ़ा कर दो। पत्नी को बड़ा गर्व होता है कि मेरा पति आर्मी है, सेना का जवान है, देश की रक्षा कर रहा है। हमारे पति की देश की रक्षा कर रहा है, उसकी सुरक्षा में न जाने कितने बहनें, माताएं, भाई जी रहे हैं और अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। लेकिन सोचिए ज़रा एक बार ये कि जिस पत्नी के सामने उसके पति को, खास करके वो आर्मी का जवान हो, और उसे मारा जा रहा है, उसको प्रताड़ित किया जा रहा है और वो न्याय की गुहार लगा रही है, फ़ोन से बात कर रही है, और उसकी बातों को न सुना जाए, अनसुना कर दिया जाए, तो उसके ऊपर क्या गुजरेगी। फिलहाल आप क्या सोचते हैं इनके बारे में? एक बार आखिरी सवाल और, अब क्या है आगे की प्लानिंग आपकी? अभी आगे की प्लानिंग हमने यही सोचा है कि अगर कुछ चीज़ें ऐसी मुझे घटित हुई, वहाँ पे भी कुछ ये बोला गया कि तुम लोग इसीलिए हो, और अभी तो इसलिए हो कि अभी तो अग्निवीर आ रहे हैं, अभी अग्निवीर आ रहे हैं, वो ऐसे 4 साल वाले आ रहे हैं, वो तो ऐसे ही करके निकल जाएंगे, अभी वो देश की सेवा करेंगे, अभी आप लोगों की और ज़रूरत। ऐसी चीज़ें बोली गई, ऐसे अधिकारियों द्वारा ऐसे बताया गया। तो इन्हीं सब चीज़ों को लेके अभी हमारे समझ से ऐसा आया है कि अपने उन जवानों की दर्द को और इन सब चीज़ों को लेकर हमने एक भारतीय सेना बचाओ देश बचाओ आंदोलन की एक शुरुआत करने की ठानी है। और उसमें मैं सभी उन युवाओं से, सभी उन मतलब नौजवान साथियों से, और ख़ास करके अपने इस जो बड़े बड़े लोग जो बहुत पुलिंदे बांधते हैं हम भारतीय सेना के साथ हैं, जो राजनीति करते हैं कुछ लोग भारतीय सेना के साथ, मैं उन लोगों से भी एक अपील करता हूं, अगर वो वाकई में अगर भारतीय सेना के साथ हैं तो अपने इस जवान का साथ दें और इस सुरक्षा की नींव को, कड़ी को मजबूत किया जाए, जिससे आने वाले समय में कभी ये ना सुनने को मिले कि नहीं, कभी वाक़या ना हो कि हमारी भारतीय सेना कमज़ोर पड़ गई अपने विरोधियों के खिलाफ़, अपने उन जो हमारे दुश्मन के खिलाफ़। ये चीज़ें कभी ना हो, उस सुरक्षा की नींव को मजबूत किया जाए, जिसकी वजह से एक बार भारतीय सेना बचाओ देश बचाओ आंदोलन के ही माध्यम से उस सुरक्षा व्यवस्था को बहुत मजबूत किया जाए, एक पटल पे ले जाया जाए। जो लोग आज कह रहे हैं कि मैं भारतीय सेना को बदनाम कर रहा हूँ, वही चीज़ मैं दिखाना चाहता हूँ कि नहीं, वाकई मैं भारतीय सेना को एक पटल पर ले जाना चाहता हूँ। और ये कुछ ही लोग कह रहे हैं, बाकी मेरे पास मैसेज आ रहे हैं, फ़ोन आ रहे हैं बंदों के, बोला भाई तूने जो किया प्राउड फील है। कुछ बंदे मुझे भगत सिंह नाम दे के बुला रहे हैं। ये चीज़ें मैं अपना बड़कई नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन जैसे ये बंदे बोल रहे हैं फ़ोन करके, उसकी क्लिप भी है मेरे पास, उन सब चीज़ों की भी मैं आपको शेयर भी कर सकता हूँ। लेकिन मैं भगत सिंह वाकई वो थे, वो चीज़ ही अलग थे। भगत सिंह मेरे बस की बात नहीं बनना, लेकिन हाँ ये चीज़ें हैं कि उनके दिखाए गए रास्ते पे चल के अगर हमारे जवानों को न्याय मिल सकता है, तो मैं जितनी कोशिश हो सकती है अपनी पूरा एफर्ट कर रहा हूँ और करूँगा इसके लिए, जितना मुझे जो भी जब तक जैसे भी करके, जहाँ तक सफल होना न होना वो बात की बात है, लेकिन अपना जो एफर्ट है इस देश के लिए अगर मैंने ठाना है, ये जिस दिन वर्दी पहना है, तो अभी मैंने यही ठाना है कि जीना है तो इस देश के लिए, मरना है तो देश के लिए। बाकी जो होगा अभी आप जान सकते हैं बात की बात। तो समझ सकते हैं, इन्होंने अपना दर्द बयां किया, और अगर इस तरीके की हरकतें हैं आर्मी डिपार्टमेंट में, तो इसमें सुधार करने की बहुत ज़रूरत है। अब हमारे देश के जवान देश की रक्षा करने के लिए बने हैं, न कि किसी के कपड़े धोने के लिए, न तो किसी के झाड़ू पोछा करने के लिए, न तो किसी के बच्चों को खिलाने घुमाने के लिए, और ना ही तो झूला साफ करवाने के लिए। आप क्या सोचते हैं इस जवान के बारे में? 2 शब्द कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हमें देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।